हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर्स। वैसे करंट अफेयर्स का सीरीज यूपीएससी 2021 के लिए काफ़ी समय से चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट। ये सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं और ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो ये आने वाले समय में ये चलता रहेगा। यहाँ से डेली बेसिस पर मैं आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपको यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के भी कोई वीडियोस अवेलेबल नहीं थी वहां पर, तो इसलिए मैंने आज से आर्ट एंड कल्चर को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है। बाकी और सारे टॉपिक्स जो है वो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा वो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ 2020 के प्रीलिम्स में आया हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐड करने का पर्पस क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है रखमाबाई केस ऑफ 1884, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करके जाने हैं, खास करके वैसे इंडिविजुअल पर्सनालिटीज जो पूरे 1 या 1.5 साल में न्यूज में रहते हैं। तो किसी वजह से, जैसे किसी का आपको बर्थ एनिवर्सरी होता है, किसी की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो इसकी वजह से वो न्यूज में रहते हैं। ठीक है, तो इन इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के अलावे आर्ट एंड कल्चर में कई एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर जैसे हम फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं, फोक डांस होती है या फोक म्यूजिक्स होती है। ठीक है, आर्ट्स या पेंटिंग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे डायमेंशंस को हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स में भी, जो पिछले 1.5 साल में न्यूज में रही है। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे जिसका नाम है इंडिविजुअल पर्सनालिटी। हम इसके बारे में देखेंगे जो भी न्यूज में रहती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ये बिलोंग करते हैं बंगाल से, आपको पता होगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने, या फैक्ट्स है जिसको मैंने इंक्लूड किया हुआ है, और बाकी मेनली जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, आपको सोशलिस्ट रिफॉर्मर्स होते हैं, वो न्यूज में रहते हैं। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो इनका जिक्र इन लोगों का वहां पर आपको मिलेगा। बट करंट अफेयर्स में है तो थोड़ा थोड़ा इनको जान लेना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर आएगी, भानु सिन्हा। भानु सिन्हा रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पेन नेम था, जिसके अंडर ये पोएम्स लिखते थे। पेन नेम का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कई लोग होते हैं जिनके ओरिजिनल नाम अलग होते हैं, और किसी और नाम से वो पोएम्स लिखते हैं या फिर सॉन्ग्स लिखते हैं या पेंटिंग करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का भी एक पेन नेम था, जिसके अंडर में वो पोएम्स लिखा करते थे, जिसका नाम था भानु सिन्हा। इसके अलावा ही रोट नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अब उनके समय पर तो बांग्लादेश था नहीं, तो वो बंगाल वाला एरिया था, तो वहां के लिए सोनार बांग्ला नाम की वो एक गीत चलती थी, सॉन्ग चलती थी, जिसको बाद में बांग्लादेश ने अपने नेशनल एंथम के तौर पे अपना लिया। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताना है कि इंडिया का नेशनल एंथम क्या है। और वैसे आपको लगेगा ये कोई बड़ा तो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बहुतों लोगों के लिए बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जनगण मन और वंदे मातरम में कौन सा नेशनल एंथम है। ठीक, तो आप ये बताइएगा कमेंट में कि इंडिया का नेशनल एंथम कौन है। बांग्लादेश का सोनार बांग्ला है वैसे, बट वो नहीं भी याद है तो उतना कोई इशू नहीं है, लेकिन इंडिया का तो याद रहना चाहिए आपको। नाउ, ही नेवर गेव एनी टाइटल टू हिज पेंटिंग। ठीक है, इन्होंने अपने किसी भी पेंटिंग को कोई भी टाइटल कभी नहीं दिया। साथ ही साथ इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि एक नोवेल था इनका, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था लिटरेचर में। ठीक है, तो गीतांजलि कब मिला हुआ था? 1930 में, एंड ही वाज फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो किस चीज में? गीतांजलि में। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ से सीधा आ सकता है कि गीतांजलि को किसने लिखा है। अब यूपीएससी इस तरीके से तो नहीं पूछती गीतांजलि को किसने लिखा है, बट वो स्टेटमेंट में दे देगी कि गीतांजलि नोवेल वाज रिटन बाय दिस, नाम कोई भी होगा वहां पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं या फिर आ सकते हैं, याद रखना है। साथ ही साथ स्पोक एट वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन इन 1929 एंड 1937, जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने भी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी 1929 और 1937 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्पीच इन्होंने दिया हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं चावलंग शुकाफा के बारे में। चावलंग शुकाफा 13th सेंचुरी में असम वाले रीजन में, जो आजकल असम का रीजन जाना जाता है, असम वाले रीजन में इन्होंने अहोम किंगडम की स्थापना की थी, इसको फाउंड किया था। तो ये चावलंग शुकाफा जो थे, आज का जो म्यांमार वाला एरिया है, ये वहां से माइग्रेट करके असम वाले एरिया में आए थे। ठीक है, 13th सेंचुरी में माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार, जो आज का म्यांमार है, टू ब्रह्मपुत्र वैली, और यहाँ पर आके 13th सेंचुरी में इन्होंने अहोम किंगडम को फाउंड किया। ठीक है,
तो न्यूज में इसलिए रहा है कि आप देखेंगे जो लोग असम से बिलोंग करते हैं तो उनको पता होगा कि असम हर साल सेलिब्रेट करता है एक दिवस जिसको असोम दिवस के नाम से जानते हैं, और ये मेनली टू कमेमोरेट सुकाफा एंड हिज रूल उसको किया जाता है। कभी कभी ऐसे भी न्यूज में रहता है कि ये चावलंग जो थे ये चाइनीज थे, चाइना का इन्वेजन हुआ था वहां से आए हुए थे, लेकिन द मोस्ट जो ट्रुथफुल या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि म्यांमार वाले रीजन से ब्रह्मपुत्र वैली में आए हुए थे। इनके समय पर फोर्स लेबर काफी प्रिविलेज था, यानी कि काफी ज्यादा पैमाने पर हुआ करता था, और ये जो फोर्स लेबर के अंडर काम करने वाले लेबर थे, यानी कि वैसे लेबर जो ये फोर्स लेबर का काम करते थे, उनको पाइक्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो टर्म याद रखना है पाइक्स। ये कौन थे? ये फोर्स्ड लेबरर थे जो कि अहोम किंगडम के तहत इनको काम करना होता था। ठीक है, तो चावलंग शुकाफा का जो ये जो अहोम किंगडम है, ये आपको बर्मिस इन्वेजन या फिर ट्रीटी ऑफ यंटाबू इन 1826 इसके साथ खत्म हो जाता है, एंड देन वहां पर भी ब्रिटिश लोग आ जाता है। ओके, तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। इनका जन्म 1887 में हुआ था। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं इनसे रिलेटेड हैं, जैसे कि प्रेम सभा ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने फाउंड किया था या फिर इस्टेब्लिशमेंट इसका किया था गोविंद बल्लभ पंत ने, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ही वाज इलेक्टेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ऊध। ये है आपको ऊध, यानी कि आज का जो यूपी वाला एरिया, ये इस एरिया को मिला के यूपी कर दिया गया, तो आज के यूपी वाला एरिया, तो यहाँ पर आपको यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ऊध में ये लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर के तौर पे इनका इलेक्शन हुआ था। साथ ही साथ ही वाज आल्सो द फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर भी, चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी ये चुने जाते हैं। साथ ही इंडिया के होम मिनिस्टर के तौर पर भी काम करते हैं। 1955 से लेके 1961 तक ये काम करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यही जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टार्टिंग होती है स्टेट्स के डिवीजन की। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड, यानी कि 1957 में आया था आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नाउ इनको भारत रत्न दिया गया 1957 में, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपने मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें ये मॉडरेट्स वाला जो ग्रुप था, ये उसके ग्रुप में ये आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने करीब 1888 में कांग्रेस को ज्वाइन किया हुआ था। He was member of Bombay Legislative Council from 1899 to 1905 and the member of Imperial Legislative Council from 1902 to 1915। 1915 में इनकी डेथ हो जाती है फिर। ठीक है, तो पहले बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहते हैं, फिर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल पे। ठीक है, बॉम्बे क्या हुआ? स्टेट पे हो गया, और इंपीरियल मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जैसे कि लोकसभा आज के समय में होता है, लोकसभा राज्यसभा, तो उसी तरीके से उसमें He was also the president of INC। INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर भी इनको अपॉइंट किया जाता है 1905 में इन बनारस स्टेशन। इन 1905 का बनारस स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का याद होगा तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में गैप या डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये 1905 बंगाल पार्टीशन वाला समय था, ये इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है 1905 का समय। ठीक है, 1905 के समय पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट किया हुआ था बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कई सारी चीजें इस साल से जुड़ी हुई हैं। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। साथ ही साथ ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद सार्वजनिक सभा जर्नल व्हिच वाज स्टार्टेड बाय गोविंद रनाडे। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते रहते हैं, ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। एक साल बीच लगा के तो दूसरे साल ये सब आते ही हैं, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ ही वाज पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, ये आपको पता होगा, ये नॉर्मल सी चीज है, गांधी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक, तो ये एक्सट्रीमिस्ट वाले जो लोग थे ये ग्रुप में ये आते थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक popularized गणेश चतुर्थी फेस्टिवल इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो शिव जयंती ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी। तो ये दो चीजें ये महाराष्ट्र में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेनली इसका पर्पस क्या था? मेनली जो पर्पस था ये गैदरिंग करना था, यानी कि लोगों को इकट्ठा करना था टू इंस्पायर फॉर फ्रीडम फाइटिंग। ठीक है, तो मेनली पर्पस ये हुआ करता था।
न्यूज़पेपर केसरी और मराठा, केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में और मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करते थे। साथ ही साथ बुक्स भी इनकी है कुछ, जैसे कि गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। जब आप वेदास के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये लिख के आता है कि अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, इनकी एक बुक है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो इनका कहना था कि ये जो आर्यंस थे वो आर्कटिक जो एरिया है, आपको पता है ना, आर्कटिक पोल वाला उधर, तो आर्कटिक वाले एरिया से ये होके आए हुए हैं। खैर, वेदास के टाइम पर आर्यंस के बारे में कई सारी चीजें हैं। कुछ लोग कहना है सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, कुछ का कहना है यूरोप से आए हुए हैं। ठीक, वैसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत सारे डेवलपमेंट है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क इन 1917। आपको ये ईयर भी याद रखना है, क्योंकि आता है कभी डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में क्रोनोलॉजी के बेसिस पर उसको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन। तो इसकी इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास करके आप मेडिवल हिस्ट्री से ही डेट को याद करना स्टार्ट कर दीजिए। मेडिवल हिस्ट्री से एंशिएंट हिस्ट्री में डेट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं। आप सेंचुरीज करके भी याद रखेंगे तो आप कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन मेडिवल टाइम से आप डेट को याद रखना स्टार्ट कीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बनाया जाता है इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कलकत्ता सेशन इन 1920 एंड उस समय लॉन्च किया जाता है एनसीएम यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। तो उस हिसाब से कलकत्ता सेशन जो होता है ये 1920 का इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट कौन थे तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाला लाजपत राय। नाउ ही एस्टैब्लिश्ड दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर, ठीक है, जिसको डीएवी के नाम से भी जाना जाता है। आजकल इंडिया के कई शहरों में आपको डीएवी ये स्कूल देखने को मिलेगा। इनके कुछ वर्क्स हैं, जैसे कि आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे, यंग इंडिया से भी जुड़े हुए थे, इंग्लैंड डेट टू इंडिया ये एक बुक था, उससे टेक्स्ट था, उससे जुड़े हुए थे। उसी तरीके से कई सारे टेक्स्ट थे, इवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडियाज विल टू फ्रीडम, मैसेज ऑफ भगवद गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये सब कुछ टेक्स्ट थे जिनको आपको याद रखना है कि लाला लाजपत राय से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बिरसा मुंडा की बात करते हैं। तो बिरसा मुंडा वाज फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, जो आजकल का झारखंड वाला एरिया है, लेकिन उस समय झारखंड नहीं था, उसमें बिहार था, ठीक है। तो ही वाज ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मुंडा ट्राइब। तो एक्चुअली इनका नाम इसलिए आता है कि उस समय बिहार के छोटा नागपुर वाले एरिया में ब्रिटिश ने एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को वहां पर पारित किया था, जिसके तहत इस एरिया के जो लैंड थे वो आउटसाइडर्स को ट्रांसफर किया जा रहा था, लाइक लैंडलॉर्ड्स वगैरह, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में ये लोग खड़े होते हैं। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो ये लोग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं उसको उल गुलान के नाम से जाना जाता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उल गुलान, ठीक है। एंड मतलब कि द ग्रेट टिम्यूल्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश। और किसके लिए होता है तो वो टेनेंसी एक्ट के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज धरती अब्बा, अब्बा मतलब फादर, ठीक है। तो धरती अब्बा यानी कि अर्थ फादर के नाम से भी इनको बिरसा मुंडा को जाना जाता है। नेक्स्ट बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर इज ऑल्सो नोन एज लक्ष्मण दास एंड माधव दास। इनका ओरिजिनल नाम जो था वो लक्ष्मण दास था, ठीक है। लेकिन जब ये संत बनते हैं तब इनका नाम माधव दास कर दिया गया और बाद में इनको बंदा बहादुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक्चुअली इनका बर्थ जो हुआ था वो मिन्हास राजपूत फैमिली में हुआ था, बट ही वाज सिख वॉरियर अगेंस्ट मुगल। खास करके गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद गुरु गोविंद सिंह को भी एग्जीक्यूट किया गया था, उनका असैसिनेशन किया गया था मुगल के द्वारा। तो उनके बाद वो जो पूरा एक स्ट्रगल था अगेंस्ट मुगल, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि पहले गुरु नानक की डेथ होती है, उनको भी असैसिनेट किया गया था। तो गुरु नानक के डेथ की रिवेंज या बदला लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि पूरी कम्युनिटी को एक वॉरियर कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, जिसको खालसा के नाम से जानते हैं, जिसको खालसा के नाम से जानते हैं। तो अगेन गुरु गोविंद सिंह को भी असैसिनेट कर दिया जाता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह को मुगल नहीं मारते हैं, एक अफगान सरदार था जो वो मारता है, ठीक है। तो उसके बाद बंदा बहादुर आते हैं जो इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखते हैं। ही ऑल्सो एबोलिश जमींदारी सिस्टम इन हिज एरिया एंड ही मिंटेड कॉइन्स इन नेम्स ऑफ गुरु नानक देव एंड गुरु गोविंद सिंह, ओके। एंड गुरु गोविंद सिंह एंड शाह आलम वर कंटेम्पररी ऑफ हिम। शाह आलम जो था वो मुगल एम्परर हुआ करता था उस समय, ठीक है। तो ये इसके कंटेम्पररी थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंटेम्पररी वाले, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चंद्रशेखर आजाद ज्वाइंट एनसीएम नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1921, लेकिन 1922 में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने की वजह से इन्होंने जाके ज्वाइन कर लिया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
ठीक है, यानी कि पहले एनसीएम में गांधी जी के साथ थे और बाद में गांधी जी ने जब एनसीएम को वापस लिया तो उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए, जो कि एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। और उसी की छत्रछाया में काकोरी कॉन्स्पिरेसी होती है 1925 में। काकोरी स्टेशन जो कि लखनऊ के पास था, जहां पर ट्रेन को लूटा जाता है, ठीक है, वो करने वाले कौन थे? वो करने वाले HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोग ही थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। नेक्स्ट, श्याम जी कृष्णा वर्मा, ये लोग बाहर से काम करते थे, ठीक है, यानी कि आउटसाइड इंडिया से ये काम करते थे। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज and he started a scholarship scheme to bring radical youths from India and get them educated abroad to propagate Indian freedom struggle। तो इन्होंने एक स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट की थी ताकि लोग बाहर जाकर पढ़ाई करें, ठीक है, तो और वो क्या करें, फ्रीडम स्ट्रगल को बाहर स्प्रेड करें। नाउ he founded Indian Home Rule Society in London in 1905, ठीक है, और ये इंडियन होम रूल सोसाइटी का गोल क्या था? मेनली टू प्रमोट कॉज ऑफ सेल्फ रूल इन इंडिया। तो नाम ही है ना यहाँ पर होम रूल सोसाइटी, यानी कि इंडिया में होम रूल होना चाहिए, ये इस चीज को प्रमोट करते थे। ओके, नाउ ही आल्सो फाउंडेड इंडियन हाउस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के लंदन में इन्होंने फाउंड किया था इंडियन हाउस को, और मेनली यही एक तरीका था जिसकी, और इसी के थ्रू ये क्या करते थे, स्कॉलरशिप स्कीम्स को ये लॉन्च करते थे। इन्होंने एक मंथली जर्नल भी निकाला, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया एक्चुअली ही वाज फ्रीडम फाइटर एंड डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल ट्री कलर। और आज जैसे हमारा तिरंगा जो है इंडियन नेशनल ट्री कलर, इसका डिजाइन इन्हीं के द्वारा दिए गए डिजाइन पर बेस्ड है, तो ये आपको याद रखना है। ही बोर्न इन आंध्र प्रदेश एंड इज आल्सो नोन एज झंडा वेंकैया। झंडा मतलब फ्लैग, ठीक है, तो झंडा वेंकैया के नाम से भी इनको जानते हैं, इनको पिंगाली वेंकैया जिनका नाम है। खुदीराम बोस की बात करें तो 1905 में बंगाल पार्टीशन के समय जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और 15 साल की उम्र में इन्होंने अनुशीलन समिति को भी ज्वाइन किया, जो कि एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, और काफी कम उम्र में भी इनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो खुदीराम बोस के बीच में आपको याद रखना है कि ये बंगाल पार्टीशन वाले अगेंस्ट के जो प्रोटेस्ट थे उसमें भी थे, और अनुशीलन समिति में भी ये शामिल हो जाते हैं। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है सीवी रमन का, जो कि साइंस से रिलेटेड है। तो सीवी रमन फाउंडेड इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स इन 1926 and Indian Academy of Sciences in 1933 and Raman Institute of Research 1948 at Bangalore। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने किस किस फाउंड किया, ठीक है। नाउ he got Nobel Prize for Physics in 1930 for discovery of Raman effect। अब आप कमेंट में ये बताएंगे कि रमन इफेक्ट क्या था, ठीक है। तो इस रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है फिजिक्स में। साथ ही साथ इनको भारत रत्न भी मिलता है 1954 में। ओके, इंडिया में जो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, वो क्यों मनाया जाता है? टू कमेमोरेट डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट इन 1928, ठीक है। तो उस साल को, जिस साल रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की गई थी सीवी रमन के द्वारा, उस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ये मेडिवल टाइम की डायनेस्टी है, ठीक है। तो करीब 8th सेंचुरी के आसपास ये रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुर्जर और प्रतिहार, ये चाहे आप सिर्फ प्रतिहार बोलिए या फिर गुर्जर प्रतिहार बोलिए, दोनों एक ही है, ठीक है। गुर्जर इसलिए लगा दिया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि प्रतिहार जो थे ये ओरिजिनली गुजरात या फिर साउथ राजस्थान से बिलोंग करते थे। दैट्स वाई इनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। अगर एग्जाम में सिर्फ प्रतिहार लिख के आता है तो यही है, कोई अंतर नहीं है, गुर्जर प्रतिहार ही है वो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो उस समय आपको एक ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल देखने को मिलेगा, और वो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल 3 राजपूत रूलर में हुआ करता था, जिसमें से एक थे प्रतिहार, ठीक है, यानी कि राजपूत रूलर थे, दूसरे थे पालास और तीसरे थे राष्ट्रकूटास, ठीक है। प्रतिहार जो थे ये आपको लगभग जो एमपी और यूपी का एरिया, थोड़ा राजस्थान गुजरात का एरिया था, यानी कि वेस्ट में हुआ करते थे। पालास जो थे आपको ईस्ट में हुआ करते थे, और राष्ट्रकूटा ये डेक्कन वाला जो एरिया था, महाराष्ट्र इंक्लूडिंग कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो आज के एरिया है, तो ये वहां पर हुआ करते थे। इन तीनों के बीच एक ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल होता है इस 8th सेंचुरी के आसपास में। वो स्ट्रगल किस लिए होता है? टू कैप्चर कन्नौज,
क्योंकि उस समय कन्नौज जो था, कन्नौज यूपी में है, ये काफी प्रोस्पेरस और एक इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। तो इसको कैप्चर करने के लिए इन तीनों के बीच लड़ाई होती है, जिसको हम ट्रिप हमेशा चलती रहती है, जिसको हम ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के रूप में जानते हैं। कुछ आर्ट एंड कल्चर की बात कर ले तो नॉन फॉर ओपन पेवेलियन टेम्पल्स, मतलब कि पेवेलियन बिल्कुल ओपन होता था, बहुत ज़्यादा ये डेकोरेशन और ये सब ये काम नहीं करते थे जिस तरीके से बाद के डायनेस्टीज में या गुप्ता पीरियड में जिस तरीके से बने। गुप्ता पीरियड पहले का हो गया, इनसे पहले का, क्योंकि वो एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। एडेड फुल फ्लेस्ड मंडप टू सिंगल श्राइन टेम्पल्स, गुप्ता पीरियड में जो सिंगल श्राइन टेम्पल्स हुआ करते थे उनमें मंडप्स बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव या एक्सटेंसिव नहीं हुआ करते थे, उस चीज़ को इन्होंने एक्सटेंड किया। रीजन ये था कि इनका ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो गुप्ता एम्पायर्स के सेटअप पर ही चलता था। गुप्ता एम्पायर और विजयनगर एम्पायर जो था उसके सेटअप पर ही चलता था। तो कहीं ना कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी आपको उनके अकॉर्डिंग से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सारे एनसीईआरटी में दिया होगा जो मैंने बोला, ये सब ट्रिपार्टाइट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक, नूर इनायत खान। ये इसलिए यहाँ पर न्यूज में रहती है बिकॉज इनको अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक मेमोरियल ब्लू प्लेग के अवार्ड से नवाजा गया है। रीजन ये था कि उन्होंने वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटेन के लिए स्पाई का काम किया था, जासूस का काम किया था इनको, ठीक है। तो ये जो मेमोरियल ब्लू प्लेग ये एक स्कीम है, इसके तहत क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और जो इंग्लैंड में जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती है वहां पर इनके फोटोज वगैरह बनाए जाते हैं। तो इनके साथ आपको और भी नाम्स मिलेंगे जो वहाँ की बिल्डिंग्स पर मिलते हैं। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय एंड BR अम्बेडकर, इनके भी आपको फिगर्स वहाँ देखने को मिलेंगे। तो नूर इनायत खान इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेमोरियल ब्लू प्लेग क्या है, कौन देता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है। मेनली ये उन लोगों को मिलता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, ठीक है। और इसके तहत जो बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पर फिगर्स इनके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। सेकंड पार्ट उसमें भी हम इंडिविजुअल पर्सनालिटी को कंटिन्यू रखेंगे, देन विल स्टार्ट मोन्यूमेंट्स एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।